हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राज गुप्ता और मैं आपको यहाँ पे केमिस्ट्री पढ़ाने वाला हूँ। तो इंजॉय करके और कान खोल के, नाक खोल के और आँख खोल के और मुंह खोल के, सभी कुछ खोल करके और कुछ चीज़ें बंद करके ज़रूर बैठे। तो ध्यान से समझिए, मैंने कल आपको पढ़ाया हुआ था कि परमाणुकता क्या होती है। वहीं पर मेरा क्लास समाप्त हो गया था और परमाणुकता पढ़ाने के बाद हमको पढ़ाना था आज का टॉपिक है वो है मोल। मोल पढ़ने के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक माना जाता है मोल कॉन्सेप्ट, और मोल ही सबका मोल है। जिसने मोल समझा उसने सब समझा, और जिसने मोल नहीं समझा उसने कुछ नहीं समझा। केमिस्ट्री मोल कॉन्सेप्ट वाले चैप्टर में जिसने मोल समझ लिया वो समझ लीजिए केमिस्ट्री के सारे चैप्टर्स उसके लिए इजी हो जाएंगे, और जिसने मोल नहीं समझा उसने पूरे केमिस्ट्री में केवल और केवल नौटंकी की है, महज और कुछ नहीं। क्योंकि इसके अलावा कोई भी चैप्टर बन ही नहीं सकता। ये सभी चैप्टर्स का बेस माना जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मोल्स। मोल कॉन्सेप्ट क्या होता है। मोल कॉन्सेप्ट से पहले हम लोग कुछ सीखते हैं भार। भार में सबसे पहला पार्ट हम लोगों ने याद किया था। भार वैसे 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है एकीकृत भार, एकीकृत भार। इसी एकीकृत भार को हम लोग एएमयू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एएमयू या एटॉमिक मास यूनिट। उसके बाद आता है आपका परमाणु भार। क्या आता है? परमाणु भार। उसके बाद आपका आता है अणु भार। ठीक, अणु भार। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं क्या? मोल। ठीक है। उसके बाद क्या हम लोग पढ़ते हैं? उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं ग्राम परमाणु भार, ग्राम परमाणु भार। और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ग्राम अणु भार। तो ये टॉपिक्स हम लोग पढ़ने वाले हैं आज के पूरे लेक्चर के बेसिस पे। आज हम लोग सबसे पहले समझते हैं एकीकृत भार। एकीकृत भार। एकीकृत भार को हम लोग एएमयू बोलते हैं, या फिर इसे एटॉमिक मास यूनिट या परमाणु द्रव्यमान इकाई, या इसी को बोलते हैं हम लोग परमाणु द्रव्यमान इकाई, परमाणु द्रव्यमान इकाई। तो ये होता क्या है? परिभाषा लिखते हैं। कार्बन 12 के एक कार्बन 12 समस्थान है। पहली बात हम समझ लेते हैं, कार्बन जो है उसके 2 समस्थानिक होते हैं, कार्बन 14, एक होता है कार्बन 12। कार्बन 12 को ही हम लोग मोस्टली यूज करते हैं क्योंकि ये मोस्ट स्टेबल होता है, मोस्ट स्टेबल आइसोटोप माना जाता है, या फिर हम कह सकते हैं बहुत ही ज्यादा स्थायी समस्थानिक इसे कहा जाता है। इसी वजह से इसको प्रयोग में लाया जाता है। 1970 के दौरान हम लोग ऑक्सीजन या फिर नाइट्रोजन को हम लोग बेस मानते थे, और उसी को बेस मान करके हम लोग क्या करते थे, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में छोटे छोटे पार्टिकल्स के बारे में जानकारी एकत्रित करते थे। बट कुछ समय बाद ये धारणा बदल गई, और बदलने के बाद उन लोगों ने क्या बेस माना? कार्बन 12 यानी कि कार्बन 12 यानी कि कार्बन के 12 आइसोटोप। कार्बन में भी 2 आइसोटोप, कौन सा कार्बन? कार्बन 12 को ही बेस माना, और उसी को बेस मान करके पूरे इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक या फिर फिजिकल सभी को मोल की डेफिनेशन के बेसिस पे इसी को लिया गया। मतलब मोल को पढ़ाने के लिए कार्बन 12 को ही बेस माना गया, ये कह सकते हैं आप। उसके बाद हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसकी अगर परिभाषा लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं? कार्बन 12 समस्थानिक कार्बन 12 समस्थानिक जो होता है कि एक परमाणु के 12वें भाग को परमाणु द्रव्यमान इकाई कहते हैं।
तो हम लोग पहले ये समझ लेते हैं परमाणु द्रव्यमान क्या होता है। परमाणु द्रव्यमान इकाई क्या होता है। परमाणु मतलब परमाणु, द्रव्यमान मतलब होता है भार या फिर वजन, और इकाई मतलब होता है एक। यानी कि एक परमाणु के द्रव्यमान को किस तरीके से निकाला जाए, इस टॉपिक के अंदर मैं यही बताने वाला हूं आपको पूरी तरह से। तो ध्यान से समझिएगा, कार्बन 12 समस्थानिक के एक परमाणु के द्रव्यमान, एक परमाणु के 12वें भाग को परमाणु द्रव्यमान इकाई कहते हैं। मतलब हम लोगों ने क्या किया, एक कार्बन 12 समस्थानिक लिया। हम लोगों ने क्या किया, कार्बन 12 समस्थानिक लिया, ठीक है। ये क्या है, C12 आइसोटोप है, C12 आइसोटोप है। तो कार्बन 12 जब हम लोगों ने समस्थानिक लिया और इसको मैंने क्या किया, वेट किया, मतलब क्या किया, तौल लिया। इसको क्या किया, तौल लिया। जब मैंने तौला तो यहाँ पे रीडिंग आ रहा था 1.99 गुणा 10 की घात -23 ग्राम। यानी कि कार्बन 12 जो समस्थानिक था वो उसको तौला जा सकता था, मतलब वो तौल करके हम लोगों ने देखा तो 1.99 गुणे 10 की घात -23 ग्राम के बराबर आया। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, इसी कार्बन 12 समस्थानिक को बच्चों 12 बराबर भागों में तोड़ लिया, 12 बराबर टुकड़ों में तोड़ लिया। 1 2 4 6 8 10 और फिर 12, और 12 बराबर टुकड़ों में तोड़ने के बाद हम लोगों ने इसमें से एक टुकड़ा निकाला, और जो ये एक टुकड़ा निकला ना, इस टुकड़े का जो द्रव्यमान होगा ना, द्रव्यमान, यही इसी को AMU बोलोगे, एटॉमिक मास यूनिट बोल दो या परमाणु द्रव्यमान इकाई। अब इसको हम लोग मैथमेटिकल टर्म्स में किस तरीके से लिखेंगे, इस बात को समझिएगा। हम लोगों ने क्या किया, कार्बन 12 समस्थानिक के एक परमाणु का द्रव्यमान लिया, एक परमाणु का क्या लिया, द्रव्यमान लिया, और उसे क्या किया, 12 बराबर टुकड़ों में तोड़ दिया। कार्बन 12 समस्थानिक के एक परमाणु का द्रव्यमान लिया और उसे 12 बराबर टुकड़ों में तोड़ दिया। तो जो हमें टुकड़ा मिला, जो एक छोटा सा टुकड़ा मिला, पहली बात इसका वेट कितना था, 1.99 गुणे 10 की घात 23 -23 ग्राम बटे में 12, तो ये आया 1.66 गुणे 10 की घात -24। आप करके देख सकते हैं, एक घात इधर बढ़ा दीजिए और 6 को 19 को इधर कर दीजिए, 12 का नाम 12, 6 निकला। ऐसे करके मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे आएगा, 19.9 गुणे 10 की घात -24 ग्राम बटे में 12। अब इसको सॉल्व करें, 12 का नाम 12, दशमलव लगा, 6 निकला, और कितना हो गया, 59। और 12 पंचे कितना होता है, 60, 12 पंचे 60, 12 छंग 72, और 12 पंचे 60, 12 छंग 72, और 9 निकला, 12 का 90। इस तरीके से आएगा 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम के बराबर आ गया। तो ये आया आपका एक परमाणु द्रव्यमान इकाई। क्या आया, परमाणु द्रव्यमान इकाई। परमाणु द्रव्यमान इकाई का मतलब ये हुआ, एक परमाणु का द्रव्यमान आपका आ गया 1.66 गुणे 10 की घात -24 ग्राम। अब ये 1.66 10 की घात -24 को हम लोग एक और टर्म्स में लिख सकते हैं। क्या पूछोगे, क्या सर, क्या किस तरीके से और लिख सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं इसे 1/Na ग्राम, 1/Na 1.66 गुणे 10 की घात -24 को 1/Na ग्राम भी हम लोग लिख सकते हैं। या फिर इस तरीके, इसको 1/Na ग्राम क्यों लिख सकते हैं ये भी समझ लो, अगर चाहते हो तो लिख लो, समझा देता हूँ, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। 1/Na ग्राम हम लोग इसे क्यों लिख सकते हैं, ये भी बात समझने वाली चीज है। तो जरा ध्यान से समझना, ये सेकंड डेफिनेशन माना जाता है। छोटे से डब्बे में करवा रहा हूँ, थोड़ा समझ लेना, समझ में आया तो ठीक है। जिसने मोल पहले पढ़ा होगा, वैसे आप लोगों ने, मैं ये सोच करके चल रहा हूँ कि आपने कभी मोल को नहीं पढ़ा है, तो आप लोग क्या करिए, इन चीजों को केवल लिख लीजिएगा। अगर जिसको समझ में आता है तो वो समझ सकता है। कार्बन 12 समस्थानिक के एक परमाणु का द्रव्यमान कितना होगा, एक परमाणु, पहली बात तो कार्बन 12 समस्थानिक के एक मोल परमाणु का द्रव्यमान कितना हो गया, एक मोल कार्बन 12 C12 जो होता है ना, कार्बन 12 समस्थानिक, एक मोल कार्बन 12 समस्थानिक जो होता है, उसका जो द्रव्यमान होता है ना, समस्थानिक, उसका द्रव्यमान होता है 12 ग्राम, ठीक है। यानी कि Na
कार्बन 12 समस्थानिक का द्रव्यमान होता है 12 ग्राम। तो एक कार्बन 12 समस्थानिक का द्रव्यमान कितना हो जाएगा? 12/Na। ठीक है, 12/Na हो जाएगा। अब जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे लिखा है कार्बन 12 समस्थानिक के एक परमाणु का द्रव्यमान, लिखा है कि नहीं लिखा है? तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 12/Na बटे में उसके 12 टुकड़े किए 12, तो ये 12 जो ऊपर जाएगा तो ये कट जाएगा, क्या आ जाएगा आंसर? 1/Na। बात समझ में आई होगी आपको, मैंने परमाणु द्रव्यमान इकाई के बारे में क्या समझाया है। एक बार और ध्यान से इस चीज को समझ लीजिए, क्या चीज होता है। परमाणु द्रव्यमान इकाई का मतलब होता है, परमाणु मतलब परमाणु, द्रव्यमान मतलब होता है वजन, इकाई मतलब होता है एक परमाणु के द्रव्यमान को परमाणु द्रव्यमान इकाई बोलते हैं। अच्छा, यहाँ पे बात समझ में आ गई। उसके बाद हम लोगों ने देखा कार्बन के 2 समस्थानिक होते हैं, एक होता है कार्बन 14, एक होता है कार्बन 12। कार्बन 14 और कार्बन 12। कार्बन 12 जो था वो बहुत ही ज्यादा मोस्ट स्टेबल समस्थानिक या फिर बोल सकते हो मोस्ट स्टेबल आइसोटोप था। इस वजह से हम लोगों ने कार्बन 12 को बेस माना और उसको बेस मान करके पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसके एक परमाणु के द्रव्यमान को निकालने के लिए इसी को बेस मान करके हम लोगों ने एक परमाणु का द्रव्यमान निकाला। कैसे निकाला? हम लोगों को क्या पता था, कार्बन 12 समस्थानिक के एक परमाणु पकड़ा, कार्बन 12 समस्थानिक का एक परमाणु, ध्यान से समझिए, कार्बन 12 समस्थानिक लिया और उसका एक परमाणु पकड़ लिया। उस एक परमाणु को मैंने वजन किया, नोट किया कितना वजन है उसका, मतलब तौला, तौल करके देख लिया। तौलने पर हमें क्या पता चला? तौलने पर पता चला कि इसका वजन आ रहा है 1.99 × 10⁻23 ग्राम। फिर हमने क्या किया, उस एक कार्बन 12 समस्थानिक को हम लोगों ने 12 बराबर भागों में टुकड़ा किया। 12 बराबर भागों में टुकड़ा करने पर उसमें से एक टुकड़ा निकाल लिया। एक टुकड़ा निकालने के बाद उसका द्रव्यमान हम लोगों को जो मिलेगा ना, उसी का द्रव्यमान जो हम लोगों को मिलेगा वही हम लोगों को एकाकृत भार या परमाणु द्रव्यमान इकाई कहलाएगा। देखिए, 12वें भाग यानी कि 12 टुकड़ों में तोड़ दीजिए और परमाणु द्रव्यमान इकाई उसी को कहते हैं और उसी को परमाणु द्रव्यमान इकाई कहेंगे। तो यहाँ पे हमने इसे 12 बराबर भागों में तोड़ दिया। 12 बराबर भागों में तोड़ा तो उसके बाद मेरा को रिजल्ट ये आया, कुछ ऐसा रिजल्ट आ रहा था मेरा 1.66 × 10⁻24। इसको अप्रोक्सीमेशन में 1.66 लेते हैं, ऐसी बात नहीं है कि 1.56 मेरा कुछ ऐसा आ रहा था, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू इतना नहीं होता ना, 1.9926 ऐसे बहुत ज्यादा नंबर है, लेकिन हम लोग अप्रोक्सीमेशन में इतना लेते हुए हैं। तो इतना लेंगे तो हमारा सही रिजल्ट हर क्वेश्चन में आ रहा होगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि ये 1/Na क्यों लिखते हैं। अगर मैं बात करूं इसमें याद रखने वाली चीज क्या है, समरी की बात करूं, समरी की बात करूं तो परमाणु द्रव्य 1 AMU जो होगा ना, 1 AMU वो होगा 1.66 × 10⁻23 ग्राम के बराबर होगा, या फिर इसी को 1/Na ग्राम आप लिख सकते हैं, 1/Na ग्राम आप लिख सकते हैं। ये आपकी समरी है, इसी को आपको याद रखना है, ठीक है। अब बात समझ लीजिए 1/Na ग्राम कहाँ से है। हम लोगों को क्या पता है, 1 मोल कार्बन 12 समस्थानिक, अगर किसी ने मोल पढ़ा है तो इस पर ध्यान दे, वरना वो ये याद कर ले। आगे जाकर के मैं इस डेफिनेशन को समझाने से पहले उसको मैं ये चीज बता दूंगा एक बार, और उसको अपने अच्छी तरीके से चीजें समझ में आ जाएंगी। तो 1 मोल कार्बन 12 समस्थानिक जो होता है उसका द्रव्यमान होता है 12 ग्राम, उसका द्रव्यमान होता ही है 12 ग्राम। हमने क्या किया, 1 मोल कार्बन 12 समस्थानिक का मतलब होता है Na कार्बन 12 समस्थानिक। Na मतलब होता है 6.022 × 10⁻23, ठीक, और ये होता है अवोगाद्रो नंबर, ठीक। उसके बराबर हो गया 12 ग्राम। अब उसके बाद मैंने क्या देखा, Na का 12 ग्राम है तो एक का कितना हो जाएगा, एक का आप निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, 1 कार्बन 12 समस्थानिक का द्रव्यमान हो गया 12/Na, क्योंकि ये नीचे डिवाइड में चला जाएगा, तो 12/Na को मैंने उठा करके यहाँ पे रख दिया, 12 से 12 कट गया, 1/Na आंसर आ गया। तो आपको आशा करता हूँ ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। क्या था नेक्स्ट टॉपिक आपका, देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वो आपके ऊपर है, ठीक है। तो मैं मिटाता हूँ इस चीज को, तो जरा ध्यान से समझिएगा। नेक्स्ट टॉपिक आपका जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या है वो, परमाणु भार। क्या है वो, परमाणु भार। अब हम लोग समझते हैं परमाणु भार किसे कहते हैं, परमाणु भार। अभी परमाणु भार क्या बला है, हम लोग इसको समझते हैं। परमाणु भार को अंग्रेजी में बोला जाता है एटॉमिक वेट, एटॉमिक वेट,
GHT, GHT। तो एटॉमिक वेट इसे बोला जाता है। अब हम लोग इसको समझते हैं एटॉमिक वेट क्या होता है। तो हम ये इसकी पहले परिभाषा लिख लेते हैं। किसी परमाणु का भार, किसी भी परमाणु का जो भार होता है वो क्या होता है, किसी परमाणु का भार कार्बन 12 के समस्थानिक के एक परमाणु के 12वें भाग से कितने गुना भारी है। यही आपका होता है परमाणु भार की परिभाषा। क्या होता है, कार्बन, किसी परमाणु का जो भार होता है वो कार्बन 12 समस्थानिक के एक परमाणु के 12वें भाग से कितने गुना अधिक भारी होता है। जैसे मैं बता दूं, जैसे मैं आपको, अगर मैं इसको समझाऊं तो मान लीजिए आपको किसी भी परमाणु का परमाणु भार निकालना है, किसी तत्व का परमाणु भार, ठीक। तो क्या लिखेंगे आप, किसी तत्व का परमाणु भार। अगर आपको किसी भी तत्व का परमाणु भार निकालना है तो कैसे निकालेंगे, उस तत्व का परमाणु भार, उस तत्व का परमाणु भार बटा क्या लिखेंगे, कार्बन 12 समस्थानिक के एक परमाणु का द्रव्यमान एक परमाणु का द्रव्यमान बटा 12। आपको ये बात समझ में आई होगी कि कार्बन 12 के एक परमाणु का द्रव्यमान बटा 12 कर दिया। अब जरा ध्यान से देखिएगा, कार्बन 12 के एक परमाणु का द्रव्यमान बटा 12 को ही हम लोग क्या बोलते थे, 1 AMU बोलते थे कि नहीं बोलते थे। यानी कि उस तत्व का जो भार, परमाणु भार होगा वो कितने के बराबर हो जाएगा, उस तत्व का परमाणु भार जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, गुणे 1 AMU। बात समझ में आई कि नहीं आई। उस तत्व का परमाणु भार बटा 1 AMU के बराबर है। मतलब 1 AMU का कितना गुना है, यही सवाल में बोला। किसी तत्व का परमाणु भार 1 AMU, इसी को नहीं बोलते थे कार्बन 12 समस्थानिक के एक परमाणु के 12वें भाग को ही 1 AMU से कितने गुना अधिक भारी है। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं किसी भी तत्व का परमाणु भार 1 AMU से कितने गुना भारी है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, परमाणु भार बोलते हैं। तत्व का परमाणु भार बोलते हैं, क्या बोलते हैं, परमाणु भार बोलते हैं। आपको ये बात समझ में आई होगी, आशा करता हूं आपको ये चीजें समझ में आई होगी। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा, परमाणु भार के बारे में आप समझ गए। मान लीजिए अगर आपको मैं बोलूं कि सल्फर का परमाणु भार बताइए, 32 AMU होता है। सल्फर का परमाणु भार कितना होता है, 32 AMU। अगर मैं इसे परिभाषित करना चाहता हूं सल्फर के परमाणु भार को, तो क्या लिखेंगे हम, मैं लिखूंगा सल्फर का परमाणु भार। ध्यान से समझिएगा, सल्फर का परमाणु भार, इस चीज को कई बार लिख करके आपको याद करना पड़ेगा, तब जाकर के ये चीजें याद होंगी। सल्फर का परमाणु भार 1 AMU का 32 गुना है, 32 गुना है। बात समझिएगा, सल्फर के परमाणु भार 1 AMU का 32 गुना है। मतलब 32 गुणे 1 करेंगे तो 1 AMU का कितना गुना हो जाएगा, 32 गुना हो जाएगा। तो सल्फर का परमाणु भार 1 AMU का 32 गुना है। अब हम बात करें, अगर और डिटेल में इसे लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, सल्फर का परमाणु भार जो होगा, देखिए मैंने ये स्टेटमेंट और ये स्टेटमेंट एकदम सही लिखा है, लेकिन अगर मैं इसे डिटेल लिख दूं, 1 AMU क्या होता है, 1 AMU होता है कार्बन 12 समस्थानिक के एक परमाणु के द्रव्यमान का 12वां भाग। ठीक, तो हम क्या लिख सकते हैं, कार्बन, इसी को लिख रहा हूं, कार्बन 12 समस्थानिक
कार्बन 12 समस्थानिक के एक परमाणु के 12वें भाग से कितने गुना अधिक भारी है। कार्बन 12 समस्थानिक के एक परमाणु के 12वें भाग से कितने गुना अधिक भारी है। तो यही तो परिभाषा लिखवाई है, जरा ध्यान से देखिएगा। सल्फर का परमाणु भार न लिख करके मैंने लिख दिया किसी परमाणु का भार कार्बन 12 समस्थानिक के एक परमाणु के 12वें भाग से, सॉरी कितने नहीं, 32 गुना, क्योंकि ये वाला स्टेटमेंट तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ना, 32 गुना भारी है। ठीक है, तो 32 गुना भारी है। कार्बन 12 समस्थानिक के एक परमाणु के 12वें भाग से 32 गुना अधिक भारी है। यही चीज तो मैंने अभी आपको बताई है और यही चीज मैंने आपके सामने अभी लिखा भी है। अगर मान लीजिए मैं बोलूं ऑक्सीजन का लिख करके दिखाइए, तो ऑक्सीजन का होता है 16 AMU। ठीक है, ऑक्सीजन के एक परमाणु का द्रव्यमान, ध्यान रखिएगा मैं मोल की बात नहीं कर रहा हूं, यहाँ पे कहीं पर भी मैंने मोल का नाम नहीं लिया है, मोल का भी आगे नाम लिया जाएगा, लेकिन इस बात को ध्यान रखिएगा अगर AMU लिखा है तो वो एक परमाणु का द्रव्यमान बताएगा, और अगर ग्राम लिखा है, ठीक है, वो आगे मैं बताऊंगा इस चीज को, अगर ग्राम लिखा है तो एक मोल परमाणु के बारे में बताएगा, लेकिन अगर लिखा है कहीं पर भी AMU तो वो एक परमाणु का द्रव्यमान बताएगा। ये बात ध्यान रखिएगा क्योंकि बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। कई लोग क्वेश्चन को गलत कर चुके हैं सिर्फ इस छोटे से कॉन्सेप्ट को न जानने की वजह से। वैसे मैं अभी इसको लिखवाऊंगा आगे जाकर के। तो सल्फर का मान लीजिए हम ऑक्सीजन का लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, ऑक्सीजन का परमाणु भार 1 AMU से 16 गुना है। 16 गुना है। 1 AMU का कितना गुना है? 16 गुना है। 1 AMU का 16 गुना है। अब अगर मैं इस 16 गुना को भी मतलब डिटेल्ड में लिख दूं तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन का परमाणु भार क्या हो जाएगा, कार्बन 12 समस्थानिक के एक परमाणु के 12वें भाग से, एक परमाणु के 12वें भाग से 16 गुना अधिक भारी है। 16 गुना अधिक भारी है। 16 गुना अधिक भारी है। तो आशा करता हूं ये बात आपको समझ में आई होगी। परमाणु भार बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर माना जाता है, एक कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक माना जाता है। इसी तरीके से अणु भारी होता है, लेकिन इसी तरीके से आपको डिटेल में मैं समझाऊंगा, तो आशा करूंगा कि आपको वो चीजें समझ में आएंगी। तो इसको मिटाते हुए नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। इससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे कि आपको इसे पढ़ने में दोबारा परेशानी ना हो। बिना नोट्स बनाए कोई मत चलना, समझे? चलो जल्दी फटाक से स्क्रीनशॉट लो इसे। आशा करता हूं कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो आगे बढ़ते हैं। स्टार्टिंग जब होती है ना किसी चीज की, तो थोड़ी सी डरावनी होती है हमारे लेवल पे। मतलब खूबसूरत जिसकी हो गई वो जिंदगी भर खुश रहता है, और जिसकी दुख भरी होती है वो जिंदगी भर दुखी रहता है। तो आप अपनी स्टार्टिंग को जितना ज्यादा बेस्ट बना सकते हैं उस पर कोशिश करिए। जितना ज्यादा आपका स्टार्टिंग बेस्ट होगा उतना ज्यादा अच्छा एंड होगा। ऐसा नहीं है कि सभी की स्टार्टिंग बेस्ट ही होती है, कुछ लोगों की स्टार्टिंग बेकार भी होती है, लेकिन उनका एंड बहुत अच्छा जाता है। वजह ये होता है वो बहुत ज्यादा लगनशील होते हैं, मेहनती होते हैं। अब आपको जेईई मेंस और नीट जैसे बोर्ड जैसे एग्जाम की तैयारी करा रहा हूं, और एक ही लेक्चर के अंदर आपको सब कुछ प्रोवाइड कर रहा हूं, तो आप समझ सकते हैं कि थ्योरेटिकल पार्ट भी होगा, एब्सोल्युटली होगा। इसी वजह से मैं आपको एक चीज रिकमेंड करूंगा, अगर आप चाहते हैं कि किसी बुक को लगाना, तो आप केवल और केवल एनसीईआरटी को टच कीजिए। केवल एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को पढ़िए, एनसीईआरटी बुक को पढ़िए, केवल एनसीईआरटी पढ़िए। उसके अलावा कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको, कुछ भी। केमिस्ट्री के अंदर कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो कुछ भी पढ़ने की जरूरत होगी, जो कुछ भी एक्स्ट्रा नॉलेज जरूरत होगी, वो मैं दे रहा हूँ आपको।
ठीक है। तो आपको केमिस्ट्री के अंदर क्लास 11th में कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो और रही बात मोल कॉन्सेप्ट के ऊपर, तो मोल कॉन्सेप्ट के ऊपर मैं इतनी क्वेश्चंस आपको कराऊंगा कि आप सभी क्वेश्चंस को सभी बुकों में से ढूंढेंगे तो भी सारे बुकों के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। और कुछ क्वेश्चंस मैचिंग होते हैं, मतलब पहले बुक में, दूसरे बुक में, तीसरे बुक में, सभी में एक जैसे होते हैं, तो उसकी टेंशन नहीं लेनी है। आप जितना यहाँ पढ़ेंगे उतना ही आप पढ़ के जाइए। बोर्ड का पेपर दे रहे हैं, बोर्ड का पेपर दीजिए। नीट का पेपर दे रहे हैं, नीट का पेपर दीजिए। जेई का पेपर दे रहे हैं, जेई का पेपर दीजिए। आप किसी भी कंपटीशन का पेपर दे रहे हैं तो आप दे सकते हैं इसको पढ़ने के बाद, मतलब इसके बाद आपको पढ़ने की कुछ जरूरत नहीं है। अपने बुक को केवल सॉल्व कर सकते हैं जो भी आपने खरीदा हो, और एनसीईआरटी जरूर रखिए अपने पास ताकि आप चीजों को अच्छे से समझ सके। अब हम बात करते हैं अणु भार की। अणु भार क्लास 11th के अंदर ये ध्यान रखिएगा कि चैप्टर्स में चैप्टर से ज्यादा खतरनाक टॉपिक होता है। तो टॉपिक को जितनी गहराई से आप समझेंगे ना उतना ज्यादा आपको प्रॉफिट होगा। मैं 2 बार 3 बार ऑनलाइन के अंदर भी आपको मैं बता रहा हूं कि कैसे पढ़ना है। तो ध्यान से समझिएगा अणु भार क्या होता है या फिर मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है। मॉलिक्यूलर वेट, अब जैसे परमाणु भार होता है वैसे अणु भार होता है। तो क्या लिख सकते हैं, किसी तत्व का अणु भार किसी तत्व का अणु भार उस किसी सॉरी तत्व तो हो लिख ही नहीं सकते ना, किसी अणु का भार, किसी अणु का भार कार्बन 12 समस्थानिक के एक परमाणु, कार्बन 12 समस्थानिक के एक परमाणु के 12वें भाग से कितने गुना अधिक भारी है, ठीक है। तो कार्बन 12 समस्थानिक के एक परमाणु के 12वें भाग से कितनी गुना अधिक भारी है। सेम डेफिनेशन जो परमाणु के लिए लिखते हैं, सेम डेफिनेशन वही अणु के लिए भी लिखते हैं। तो इसमें कॉम्प्लिकेटेड कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है आपके चैप्टर्स। अगर आप समझते हैं, अच्छे से सोचते हैं, ठीक से पढ़ते हैं तो आपके लिए कोई परेशानी की ये जगह नहीं है, सिर्फ आपके पढ़ने के ऊपर डिपेंड करता है। तो ध्यान से समझिएगा, किसी अणु का भार कार्बन 12 समस्थानिक के एक परमाणु के 12वें भाग से कितने गुना अधिक भारी है। मान लीजिए पहले हम लोगों ने परमाणु लिया था, अब यहाँ पे ये अणु है, ठीक है। अणु भी इस शेप का होता है, परमाणु भी इसी शेप का होता है, बट उसका आकार बहुत ज्यादा स्मॉलेस्ट होता है, इसका थोड़ा बड़ा होता है, बस यही अंतर है अणु और परमाणु में, ध्यान रखिएगा। और ये मैंने 2 अंतर तो बता रखे हैं। परमाणु जो होता है वो रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेता है, रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेता है लेकिन स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। अणु जो है वो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है परंतु रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं ले सकता। चलिए ध्यान से समझते हैं, अणु है, ठीक है। अब इस अणु का हम लोगों को क्या पता है, हम लोगों ने अणु का, मान लीजिए ये जो अणु है इसके 12 टुकड़े कर दिए और उसमें से जो एक टुकड़े निकलेगा, ठीक है, ये एग्जांपल थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा। किसी परमाणु का अगर मैं भार निकालूं, अणु भार निकालता हूं, ध्यान से समझिएगा। अणु भार कैसे निकालेंगे, अणु भार निकालते हैं, क्या निकालते हैं, अणु भार कैसे निकालेंगे, उस अणु का भार बटा, क्या करेंगे, उस अणु का भार ले लेंगे बटा कार्बन 12 समस्थानिक के एक परमाणु का भार बटा 12, यही करेंगे ना। कार्बन 12 समस्थानिक के एक परमाणु का भार लेंगे और उसे 12 बराबर टुकड़ों में तोड़ लेंगे। जरा ध्यान से देखिए, ये हम लोगों ने इसको क्या बोला था, इसको हम लोगों ने बोला था एक AMU, याद करिए
कार्बन 12 समस्थानिक के एक परमाणु के 12वें भाग को कितने गुना, 12वें भाग से कितनी गुना अधिक भारी है, उसी को हम लोगों ने क्या बोला था, AMU बोला था। ये पूरा स्टेटमेंट जो मैंने यहां से स्टार्ट किया है और ये जो यहां पर आकर के खत्म है, इसी को हम लोगों ने एक AMU के नाम से जाना था। एक AMU के नाम से जाना था। अब ध्यान से समझिएगा इस चीज को। ये तो पार्ट आपका हो गया एक AMU। तो यानी कि हम लोग क्या लिख सकते हैं, अणु भार बराबर क्या, उस अणु का भार, उस अणु का भार गुणे एक AMU। तो यही ना मैंने आपको डेफिनेशन में लिखवाया है। ध्यान से इस चीज को देखिए और इसको समझिए। मैंने यही डेफिनेशन में लिखवाया है, किसी अणु का भार एक AMU से कितने गुना अधिक भारी है। यही चीज तो मैंने लिखवाई है, किसी अणु का भार एक AMU से कितने गुना अधिक भारी है। तो मैंने एक AMU से कितने गुना अधिक भारी है, वही चीज मैंने लिख दिया। अब ध्यान से देखिए, अगर मैं बात करूं H2O की, क्या है, H2O है, हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है 1, और दो हाइड्रोजन के परमाणु तो 1 गुणे 2, फिर ऑक्सीजन का कितना होता है 16, तो कितना हो गया 2 + 16 यानी कि 18 हो गया, 18 AMU। अब जरा ध्यान से देखिएगा, हम इसे क्या लिख सकते हैं, 18 गुणे 1 AMU। अगर मैं इसे डिटेल में लिखूं, कैसे लिखूंगा डिटेल में, कि लिखूंगा H2O का भार, ठीक, 1 AMU से 18 गुना है, 18 गुना है। बात सही है कि नहीं। H2O का जो भार होगा वो 1 AMU से 18 गुना है। अब 1 AMU को भी डिटेल में लिख दीजिए। क्या लिखेंगे, कार्बन 12 समस्थानिक के एक परमाणु के भार के 12 गुना से, एक परमाणु के भार का 12वां भाग जो होगा, यही ना है, एक परमाणु के भार का 12वां भाग से 12वें भाग से 18 गुना है। क्या लिखोगे, H2O का भार कार्बन 12 समस्थानिक के एक परमाणु के भार से एक परमाणु के भार का भार के 12वें भाग से 18 गुना है। फिर से देख लीजिए, H2O का भार कार्बन 12 समस्थानिक के एक परमाणु के भार के 12वें भाग से 18 गुना है। मतलब हम लोगों ने इसी को क्या बोला था। अब मैंने यहाँ पे H2O हटा करके अगर मैं डाल दूं अणु, तो क्या लिखूंगा, किसी अणु का भार एक AMU का कितने गुना है, यही बोला है ना मैंने। देखिए कितने गुना है, यहाँ पे मैंने कितने गुना लिखा है, यहाँ पे किसी अणु लिखा है। बस ये दो चीजें चेंज किया, उसमें परमाणु लिखा था और इसमें अणु लिखा है, बस इतना डिफरेंसेस है। और इस चीज को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि कभी कभी टू द पॉइंट क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। ठीक, आपसे पूछ दिया जाएगा H2O जो है या वाटर जो है वो 1 AMU से कितने गुना भारी है, 1 AMU से कितने गुना भारी है। तो आपको अगर ये डेफिनेशन नहीं याद होगी तो आप कैसे बताएंगे कि 18 गुना भारी है, क्योंकि बच्चा तो यही जानता है ना कि अगर H2O दे दिया तो उसका परमाणु भार क्या होता है, अणु भार क्या होता है, 18 AMU होता है। अब 1 AMU से कितना भारी है ये स्टेटमेंट तो बनाने में उसका दिमाग खराब हो जाएगा। तो इसी वजह से मैंने चीजों को डिटेल में बता रखा है आपको, और इन चीजों को समझ करके जितने अच्छे से आप पढ़ेंगे वो आपके लिए फायदेमंद होगा। तो नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर क्विट करने से पहले आप इस चीज को अच्छे से समझ लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं फिर से बता देता हूं, ये सभी के सभी लेक्चर्स कोई भी
किसी भी बोर्ड का या फिर किसी भी टाइप का बच्चा देख सकता है जिसे जेई मेंस या जेई नीट के जैसे बोर्ड की तैयारी करनी हो, या यूपी बोर्ड हो, फिर या फिर किसी भी बोर्ड से रिलेटेड हो, क्योंकि मैं कोई भी टॉपिक छोड़ नहीं रहा हूँ, हर एक टॉपिक को टच करते हुए जा रहा हूँ। मेनली फॉर यूपी बोर्ड के लिए ये होता है, क्योंकि यूपी बोर्ड में मैं खुद भी पढ़ा हुआ हूँ और मैंने पढ़ा भी रखा है यूपी बोर्ड के बच्चों को, तो यूपी बोर्ड का तो पूरा सिलेबस मैं जानता हूँ। राजस्थान बोर्ड हो या फिर अदर कोई भी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड का भी सिलेबस यही होता है। मतलब राजस्थान का बोर्ड का कुछ थोड़ा बहुत हल्का फुल्का थोड़ा इधर उधर हो जाता है, बट मेरे हिसाब से सारी चीजें होती उनके में भी यही है। लेकिन थोड़ी बहुत बढ़ जाती है, घट जाती है, अब इसके बारे में उतना अंदाजा नहीं है मुझे। लेकिन मैं यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, इन दोनों को मैं बता सकता हूँ, ये पूरा सिलेबस उन्हीं के बेसिस पे है। तो आप लिखना चाहते हैं लिख लीजिए। आशा करता हूँ आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है।